यहाँ पर ध्यान दें तो सबसे पहले आयनिक रिएक्शन में हम लोग को पढ़ाया गया है आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो रिएक्शन थे, एक आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे इनके बारे में। देखा जाए, ये एग्जाम्पल भी हम आपको बताए थे, जैसे यहाँ पर NO2 पर प्लस है, तो अगर NO2 पर प्लस है तो ये हमारा क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल जहां भी जुड़ेगा नहीं वहां से हाइड्रोजन हट जाए, क्योंकि बेंजीन के हर एक कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक, और बेंजीन में आप देख लो कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। आपको ये बताया गया है कि अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो ऐसे स्पेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। और इसके पास प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। नहीं, अब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो हम लोग यहां से बना सकते थे, ये आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां से क्या जुड़ जाएगा, NO2। नहीं, तो NO2 को हम यहीं जोड़ सकते हैं कि कहीं भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। बेंजीन में हर एक कार्बन का डिग्री कितना है, 2 डिग्री। हर एक कार्बन का डिग्री कितना है, 2 डिग्री। नहीं, तो सब कार्बन अलग अलग टाइप के हैं कि एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं। तो अगर सभी कार्बन एक टाइप के हैं तो इलेक्ट्रोफाइल को हम कहीं एक स्पेसिफिक जगह पर जोड़ेंगे, कहीं भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। अगर ये खाली है, इस पर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक, सेम एज अगर यहाँ देखें तो Ri और यहाँ से OH माइनस दिया हुआ है, तो अगर देखा जाए ये R का मतलब होता है कार्बन, कार्बन चेन यानी अल्काइल ग्रुप। तो ये आपका कार्बन है मान लेते हैं, ये आपका आयोडीन है। कार्बन और आयोडीन में जो आयोडीन होता है आपका, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ध्यान रखना है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि जो एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, यही हटने वाला ग्रुप है, तो हटने वाले ग्रुप को हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिविंग ग्रुप कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर क्या आएगा जी, निगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे कौन अटैक करेगा, OH माइनस। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, जैसे ही ये अटैक करेगा ये आयोडीन वाला बॉन्ड टूट जाएगा। नहीं, और R से अब कौन जुड़ जाएगा, OH। यहां से हम लोग का बनेगा ROH प्लस I माइनस। नहीं, क्योंकि ये जब भी हटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा, तो यहां से क्या बना, ROH प्लस I माइनस। नहीं, तो यहां पर ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम दिखाए कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, और यहां पे कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ध्यान रखना है, दोनों रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। क्यों सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि अगर एक स्पेसीज जुड़ेगा, नहीं, एक स्पेसीज अगर जुड़ेगा नहीं तो दूसरा एक स्पेसीज उस कंपाउंड से क्या होगा, हट जाएगा। ध्यान रखना है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि एक को ऐड कीजिए, नहीं तो एक को हटाइए। नहीं, जैसे हम लोग पहले भी एग्जांपल बोलते हैं, कोई भी ऑफिस है उसमें 5 आदमी काम कर रहे हैं, कोई बंदा अगर कमजोर है तो कंपनी क्या करती है, उसको हटा दी और उसके स्थान पे किसी स्ट्रांग आदमी को ले आई। ध्यान रखना है, नहीं तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन। एक को हटाइए और उसके स्थान पर किसी स्ट्रॉन्गर को ले आइए, तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना है, तो यहाँ भी वही हो रहा है, ये NO2 यहाँ जुड़ रहा है तो यहाँ से H हट रहा है। नहीं, यहाँ भी वही हो रहा है, जब OH इस पे जुड़ रहा है तो I हट रहा है। नहीं, तो OH किसका स्थान ले लिया, I का। नहीं, यहाँ पे NO2 किसका स्थान ले लिया, H का। तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिक्कत है, नहीं, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिक्कत है, ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो, अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग को आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहेंगे। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहेंगे, तो अभी तो हम लोग सीखे। नहीं, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपली ये बोल सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, अगर किसी रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किसी वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, नहीं तो ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखना। इफ ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस ए वीकर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड टेक देयर पोजीशन, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखना है। वही हम लोग को यहाँ से डेफिनेशन लिखा रहता है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। इफ ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल displaces a weaker nucleophile from its position in a reaction, then that type of reaction is called as nucleophilic substitution reaction। ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आओ। लिखा हुआ है कि ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझा जाए। ये जो C लिखा हुआ है क्या है जी, कार्बन। ये जो L लिखा हुआ है, इस L का मतलब क्या है, लिविंग ग्रुप। ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि L का मतलब जो है, इस L का मतलब है लिविंग ग्रुप। ध्यान रखना है। तो लिविंग ग्रुप का मतलब होता है हटने वाला ग्रुप, नहीं जो ग्रुप हटता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना जो हटने वाला ग्रुप होता है लिविंग ग्रुप, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लिविंग ग्रुप जो होता है ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो लिविंग ग्रुप होता है वो हमेशा हटने वाला ग्रुप, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा बात, लिविंग ग्रुप जब भी हटता है, लिविंग ग्रुप जब भी हटता है तो अपना इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है। ध्यान रखना है। तो लिविंग ग्रुप के बारे में जब भी किसी ग्रुप को लिविंग ग्रुप कहा जाए तो हमेशा याद रखना है 2-3 पॉइंट। पहला, ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दूसरा, ऑलवेज डिपार्ट्स, always departs by taking bond pair electrons। ध्यान रखना है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप ऑलवेज डिपार्ट बाय टेकिंग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जब लिविंग ग्रुप हटता है ना तो लिविंग ग्रुप पे माइनस आता है, L माइनस हटने के बाद। क्यों माइनस आता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। दूसरा बात ध्यान रखना कि लिविंग ग्रुप जो होता है ये हमेशा वीकर न्यूक्लियोफाइल भी कहलाता है। लिविंग ग्रुप को हम लोग वीकर न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, कमजोर न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना है, ठीक, इतना बात। दूसरा बात हम लोग ध्यान रखेंगे, यहां जो Nu माइनस हम लिखे हैं ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को, ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को। ध्यान रखना है, ठीक। चलो फिर से, कार्बन है लिविंग ग्रुप है, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा वीकर न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्गर ये वीकर। रिएक्शन होगा तो हम लोग अभी पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। तो बताया गया कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। नहीं तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को लिखें तो रिएक्शन तो ऐसी होगा, कार्बन और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, और प्लस में यहाँ बाहर क्या निकलेगा, L माइनस। होगा ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये बात हम लोग को बताया गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिखने का ये तरीका है। सबका मतलब आप समझ रहे हैं। फिर से, कार्बन लिविंग ग्रुप, वीकर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। क्या हुआ इस रिएक्शन में, तो हम लोग का कार्बन न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन गया और जो वीकर न्यूक्लियोफाइल था वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हट गया। नहीं, कार्बन पे कोई चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा है, ये लेके हटा है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल उसको सप्लाई कर दिया। इसलिए कार्बन यहां भी न्यूट्रल था और यहां भी क्या है, न्यूट्रल है। इतना में दिक्कत है, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल बाय 3 वेज। अभी जो हम रिएक्शन लिखे हम लोग, वो रिएक्शन 3 तरीकों से संभव हो सकता है। नहीं, अभी जो रिएक्शन लिखा गया कि कार्बन और का Cl था और Cl के बाद क्या था, Nu माइनस था, और तब हम लोग बोला कार्बन न्यूक्लियोफाइल और तब L माइनस। तो ये रिएक्शन 3 तरीके से हो सकता है, ठीक। तो पॉसिबिलिटी 1 लिखा हुआ है। पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो पहला पॉसिबिलिटी लिखा गया कि इफ Cl बॉन्ड इज क्लिप्ड फर्स्ट, यानी पहले क्या हो कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट जाए, देन कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पहले कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट जाए, तब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बने, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, ये हुआ हम लोग का C,
ये हुआ हम लोग का L, लिख दिए। कार्बन लिविंग ग्रुप, नहीं इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है जी, तो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ा हीट सप्लाई किया जाए, कर सकते हैं ना, हीट सप्लाई कर दिए। नहीं, हीट सप्लाई करेंगे तो ये बॉन्ड कमजोर होगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा। ये लिविंग ग्रुप है, तो ये जब भी हटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा, हटेगा। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, लिविंग ग्रुप पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, ध्यान रखना है। अब कार्बोकेटाइन हमारा बना, ये जो बना स्पेसिस को क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन है, ध्यान रखना है। फिर से हम लिए यहां से C प्लस प्लस, अब इस C प्लस के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का, Nu माइनस का। नहीं, अब अगर Nu माइनस का रिएक्शन करें तो देखो तो यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं तो हमारा कार्बन यानी ये इससे अटैक करेगा, तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो स्टेप हुआ वो कौन सा स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप, ध्यान रखना है। अब अगर इन्हीं दोनों स्टेप्स को जोड़ दिया जाए, इन्हीं दोनों स्टेप्स को हम जोड़ दें, नहीं तो थोड़ा जोड़ो तो, कार्बन लिविंग ग्रुप, कार्बन लिविंग ग्रुप, ठीक है। C प्लस से C प्लस कट जाएगा, ठीक है, तो हम काट नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Nu माइनस, क्या यहां पर आएगा हम लोग का, कार्बन न्यूक्लियोफाइल प्लस L माइनस, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो देखो तो अभी जो हम लोग रिएक्शन लिखे थे पीछे वाला वो बिल्कुल ऐसा नहीं आ गया, कार्बन वीकर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया और खुद कार्बन से बॉन्ड बना लिया, आया कि नहीं आया। तो इस रिएक्शन में ये C प्लस कट गया, नहीं तो ये C प्लस हमारे कौन है, इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट्स। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट हमारा कौन है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन हमारा इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में, ठीक है, पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात ध्यान दें तो पहला स्टेप जो है यहाँ पर कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम हीट सप्लाई किए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, बॉन्ड क्लीवेज प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। कभी भी किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल को उठाए और रख दिए, नहीं पूरा एकदम हाई हीट पर, उसमें है ना आपका मॉलिक्यूल ही जल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी मॉलिक्यूल लिए आप उसको धीरे धीरे हीट सप्लाई करते हैं, नहीं फिर देखते हैं कि अच्छा बॉन्ड टूटा कि नहीं, फिर उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि हीट बॉन्ड टूटा कि नहीं, नहीं क्योंकि हमको पता नहीं है कितने हीट पर टूटेगा, तो स्लोली ये प्रोसेस किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड क्लीवेज प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लो। सेकेंड स्टेप पे आप आओगे तो देखो तो यहाँ पर केटायन है और ये एनायन है, केटायन और एनायन के बीच का रिएक्शन स्लो की फास्ट, फास्ट, तो ये स्टेप आपका फास्ट होगा, इसमें दिक्कत है नहीं। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है स्पीड वो किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। नहीं तो थोड़ा पूछा जाए स्लोएस्ट स्टेप पे ही काहे डिपेंड करता है, नहीं चलिए बताइए, आर्यन जी बताना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कोई और एक्सप्लेन कर सकते हैं, बैठिए, समझ रहे हैं लेकिन पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कोई और, आदित्य जी। हाँ ये ठीक है, बैठिए। हम लोग ध्यान देंगे अगर कोई भी रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, जैसे ना रिएक्टेंट हम लिए,
जैसे पेट्रोल लिए कटोरा में, नहीं, और पेट्रोल को रख दिए, और माचिस लिए और जलाए, नहीं, सारा पेट्रोल जल गया, ले, अरे अभी तो आपके घर ही स्टार्ट किए थे, टाइमर स्टार्ट किए थे, नहीं, कितना देर में कितना पेट्रोल जला ये पता नहीं चला, कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, ये अगर हम पता करेंगे तब तो स्पीड ऑफ रिएक्शन निकलेगा, नहीं तो जो बहुत फास्ट स्टेप होता है उसमें कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ ये पता कर पाना क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन कोई रिएक्शन आराम से हो रहा है, नहीं तो हम ये पता कर सकते हैं कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, बस में ना, नहीं अब कोई रिएक्टेंट हम रखे, रिएक्शन हो गया, हाँ जी टाइमर शुरू है, नहीं रिएक्शन शुरू हो गया है, अच्छा 2 मिनट में कंप्लीट हो गया रिएक्शन, नहीं तो हम कहेंगे कि 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए थे, नहीं 2 मिनट में कंप्लीट हो गया, नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 10/2, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बटा टाइम, यही फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ध्यान रखना है, ठीक। और आप 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए, खर्चा हो गया, मतलब अभी देखिए रहे तले खर्चा हो गया, ले कितना समय में खर्च हुआ भाई, नहीं तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तो आपको पता है, लेकिन आप टाइम नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा फास्ट स्टेप में, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन का अगर हमको रेट पता करना होता है तो रेट जनरली किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पर, ध्यान रखना है, रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पर। तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है, नहीं ध्यान रखना है, यहां पर हम देखें अगर तो हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ठीक। तो जो स्टेप स्लो होता है उसी के आधार पर रिएक्शन का रेट पता करते हैं, उसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, नहीं तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो हम लोग कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं RDS, ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, ठीक। चलो थोड़ा ध्यान दो, अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर फर्स्ट स्टेप स्लो है, इस फर्स्ट स्टेप में अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या देखें तो इसमें रिएक्टेंट कितना है, एक Cl, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये नहीं कैसा मत गिन लीजिएगा सर, कार्बन एगो एगो लिविंग ग्रुप, तो 2 गो ना है सर, दोनों जुड़ा हुआ है, तो रिएक्टेंट कय गो है, एक है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में यानी स्लो स्टेप में कितने हैं, एक, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप में, अगर किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या एक हो तो ऐसे रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं कि इन स्लो स्टेप नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1। तो अगर स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या एक हो, नहीं तो ऐसे रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लिखा गया इन स्लो स्टेप नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अरे यूनि का मतलब एक, नहीं एक ऐसा रिएक्शन जिसके स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, कह दिए, ठीक। चलो इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में तो ये भी हो रहा है कि एक वीकर न्यूक्लियोफाइल हट रहा है और उसका स्थान एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ले रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे, नहीं दोनों नामों को मिक्स किया गया और मिक्स करके एक नाम बनाया गया जिसका नाम हुआ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं यानी इस रिएक्शन का कंप्लीट नेम कोई पूछता है, इस रिएक्शन का कंप्लीट नेम क्या हुआ, तो अगर हम कंप्लीट नेम की बात करें तो कंप्लीट नेम इस रिएक्शन का बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में SN1 रिएक्शन कहा जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन कहते हैं। नहीं, जहां पर 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है। फिर से 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है। दिक्कत है? फिर से आए, SN1 रिएक्शन पूछा जाएगा कि SN1 रिएक्शन किसे कहते हैं। नहीं, तो आपको बताना है कि SN1 रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सबसे पहले, क्या ऐसे बोले, SN1 रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होता है। SN1 रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जाता है, ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जाता है। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जाता है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप स्लो प्रोसेस होता है। सेकेंड स्टेप में केटाइन और एनाइन के बीच का रिएक्शन होता है, इसलिए स्टेप क्या होता है? फास्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्लो है, इसीलिए इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 1 हैं, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहा जाता है। क्योंकि इस रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। दोनों नामों को जब मिलाते हैं तो इस रिएक्शन का एक कंप्लीट नाम बनता है, जिस नाम को बोला गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं शॉर्ट फॉर्म में SN1 रिएक्शन। समझ में आ रहा है? दिक्कत है? नहीं, तो SN1 रिएक्शन एक तो आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कोई ऐसे पूछा तो वो तो सिंपल है कि इफ ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस ए वीकर न्यूक्लियोफाइल इन एनी रिएक्शन देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से निकला SN1 रिएक्शन। नहीं, तो SN1 रिएक्शन क्या है तो उसको आपको बताना है कि भाई 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर लिविंग ग्रुप अटैक करता है, तब जाके कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनता है। नहीं, फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकेंड स्टेप फास्ट है। फर्स्ट स्टेप को RDS कहते हैं, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या 1 है, इसलिए यूनिमोलिकुलर है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जुट रहा है, वीकर न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दोनों नामों को मिला दिए तब बना यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिक्कत है? चलिए बोलिए आयुष जी, क्या क्या हम बोले? SN1 रिएक्शन को कैसे आप बोलिएगा? सही है, बिल्कुल। बैठिए। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो जो पॉइंट हम आपको समझाए उसी को लैंग्वेज में यहाँ लिख दिया गया है। नहीं तो एक बार आप इस सबको रीडिंग करेंगे। लिखा हुआ है पहला स्टेप, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दिस पाथवे इज अलाउड ऑन sp3 कार्बन बिकॉज वैलेंसी रूल इज नॉट डिसओबे। जैसे हम लोग यहाँ पर जो कार्बन लिए हुए हैं आप ध्यान से देखिएगा, तो ये कार्बन जो है उसका चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो कार्बन का ऑप्शन क्या है? sp3। तो ये जो हम लोग पॉसिबिलिटी 1 की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें आपका कार्बन कौन सा है? sp3। ध्यान रखना है, ठीक, तो वो ध्यान रखना है। चलो तो एक बार इस पे केयर करके पढ़ो तुम लोग। This pathway is allowed on sp3 carbon because valency rule is not disobey. It is a 2-step pathway. नहीं, first step is slow and second step is fast. Hence first step will be determining step. In RDS, number of reactant molecule is 1, so it is called as unimolecular reaction. I hope कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, किसी को दिक्कत होगा तो बोलेंगे। चलिए, since in this reaction a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile from its position
So it is called as nucleophilic substitution reaction. After combining the two name, the complete name of this reaction is called as unimolecular nucleophilic substitution reaction. दिक्कत है? इसी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में कहा गया SN1 रिएक्शन, जहां 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। नहीं तो जो पॉइंट आपको हम समझाए उसी को सिस्टमैटिक यहां लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे हैं। यहां पर लिखा हुआ है, हम लोग अगले पॉइंट पे हैं तो लिख रहा है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल because nucleophile is not involved in the RDS of SN1 reaction। अभी जो आप फर्स्ट स्टेप देखे थे यहाँ पर, उस फर्स्ट स्टेप को ध्यान समझिए। तो फर्स्ट स्टेप जो SN1 रिएक्शन का था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बन और लिविंग ग्रुप था नहीं, और कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे थे, जहां से C+ बना था और L- बना था नहीं। यही स्टेप जो था फर्स्ट स्टेप था और ये स्टेप स्लो था कि नहीं था। अब अगर ये स्टेप आपका स्लो था तो थोड़ा समझो कि इस स्टेप में कहीं भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। ठीक, तो अगर इस स्टेप में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दिखाई नहीं दे रहा है और हम बोल चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट स्लोएस्ट स्टेप पर ही डिपेंड करता है, नहीं, तो क्या स्लोएस्ट स्टेप में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है, नहीं। तो कोई पूछेगा कि क्या SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल के मात्रा पर डिपेंड करेगा, तो नहीं करेगा। कोई पूछता है क्यों नहीं करेगा, तो बोलिए कि किसी भी रिएक्शन का रेट, बार बार पूरा एकदम साफ बोलिएगा, किसी भी रिएक्शन का रेट स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है और SN1 रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए उसके कंसंट्रेशन पर, उसके मात्रा पर SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। दिक्कत है? चलिए अगले पॉइंट पे आइए। पॉसिबिलिटी नंबर 2, सेकेंड पॉसिबिलिटी पे आ जाए। हम लोग बोले कि 3 पॉसिबिलिटीज है इस रिएक्शन की, नहीं किस रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो पहला हम लोग पढ़ लिए SN1, नहीं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पॉसिबिलिटी 2 क्या लिख रहा है, क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली। ये बोल रहा है कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटना और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बीच के बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ हो, दोनों क्या हो, एक साथ हो, नहीं। इस पॉसिबिलिटी को समझते हैं भाई, क्या हो सकता है, देखते हैं। कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप, यहां पर ले लिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, यहां पर ले लिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ले लिए। अच्छा, आपको अभी बताया गया था कि ये जो L है ये लिविंग ग्रुप है, और ये जो लिविंग ग्रुप होता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा कि कम, ज्यादा। ये आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक कर सकता है कार्बन पर, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना, इस पे क्या है, माइनस चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, नहीं। जब ये इस पे अटैक किया, नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। ये बार बार अटैक करेगा, ये बॉन्ड कमजोर होगा, बार बार अटैक करेगा, ये बॉन्ड कमजोर होगा, नहीं। धीरे 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 इसका बॉन्ड मजबूत होने लगेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड का टूटना और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बीच के बॉन्ड का बनना एक ही साथ हो रहा है, नहीं। वहां पर हम कोई हीट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, यहां पे हम कोई कार्बोकेटायन नहीं बना रहे हैं, नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। SN1 में क्या किए थे, पहले कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को हीट देकर तोड़ दिए थे, कार्बोकेटायन बना था। अब हम कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल को अगले स्टेप में अटैक कराए थे, लेकिन यहां क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन लिविंग ग्रुप सबको एक ही साथ ले लिए हैं, नहीं। वहां पर एक साथ नहीं लिए थे, समझ में आ रहा है ना। वहां पहले बर्तन में कार्बन लिविंग ग्रुप था, उसको हीट किए थे, बाद में न्यूक्लियोफाइल डाले थे। इसमें हम लोग सबको एक ही साथ डाल दिए कि देखते हैं कि रिएक्शन होता है कि नहीं, ठीक। तो जब डाल दिए तो भाई देख रहे हैं कि भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज है, ये कार्बन पे अटैक करेगा ही करेगा, नहीं। ये अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये वीक है, नहीं। तो अगर स्ट्रांग और वीक है, समझना है, तो यहां से अगर हम लोग बनाएं तो देखो तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन जुड़ गया, कार्बन, और लिविंग ग्रुप का तो फिर वही L-,
क्योंकि लिविंग ग्रुप ऑलवेज डिपार्ट बाय टेकिंग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एल पर माइनस। देख रहे हो हटा है तो फिर से क्या किया है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके हटा है। नहीं हटे तो जब हटाइए रहा है तो कुछ ले के हटे, नहीं ऐसे कहा है हटे, लेके हटा है। देखिए तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन प्लस एल माइनस, ये आपका बन गया। इतना बात में दिक्कत है किसी को? चलो अब देखा जाए तो इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखो तो ये कितने स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप में, नहीं वन स्टेप पाथवे। ये आपका वन स्टेप पाथवे रिएक्शन है, यानी एक स्टेप में हो गया आपका वन स्टेप पाथवे, पहला बात। दूसरा बात अगर तुम ध्यान दो तो वन स्टेप पाथवे है तो यही स्टेप आपका आरडीएस कहलाएगा, क्योंकि इसमें तो स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप की बात ही नहीं होगी। एक के स्टेप में कंप्लीट हुआ है तो यही स्टेप आरडीएस कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नहीं अच्छा, अगर ध्यान दिया जाए तो आरडीएस में, इन आरडीएस, इस स्टेप में इन आरडीएस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं जी? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं बताओ? 2 हैं। नहीं तो अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2 हैं तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक होता है तो यूनिमॉलिक्यूलर, जब 2 होगा तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अच्छा इस रिएक्शन में भी एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटाकर उसका स्थान ग्रहण किया है कि नहीं किया है? किया है। तो ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है? तो दोनों नामों को मिला दिए। अब मिला के इस रिएक्शन का कंप्लीट नाम बोले तो इस रिएक्शन का कंप्लीट नाम हो गया बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं यानी कंप्लीट नेम बोले तो कंप्लीट नेम इसका हो गया बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में कहा गया SN2 रिएक्शन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया? SN2 रिएक्शन। जहां पर 2 का मतलब होगा बाई मॉलिक्यूलर, N का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? नहीं फिर से कोई पूछा कि SN2 रिएक्शन क्या है, नहीं तो बोलना है कि SN2 रिएक्शन इज ए वन स्टेप पाथवे रिएक्शन। नहीं SN2 reaction is a one step pathway reaction. In this reaction cleavage of Cl bond and formation of carbon nucleophile bond occur simultaneously. नहीं occur simultaneously यानी एक साथ होता है। Since it is a one step pathway so this step is called as RDS. एक स्टेप है तो इसी को RDS कहेंगे। In RDS number of reactant molecule is 2, so this reaction is called as bimolecular reaction. In this reaction, a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile, so it is called as nucleophilic substitution reaction. After combining the two names, the complete name of this reaction is bimolecular nucleophilic substitution reaction. That is in short form SN2 reaction, where 2 stands for bimolecular, N stands for nucleophilic और S stands for substitution reaction. दिक्कत है? बोलिए। SN2 reaction। पहले तो आराम से बोलिए और दूसरा ध्यान सोच के बोलिए। आप कार्बोकेटाइन वर्ड यूज कर रहे हैं, इसमें कहाँ कार्बोकेटाइन बना है? फिर से बोलिए SN2 रिएक्शन। आप हिंदी में ही बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। SN2 रिएक्शन एक स्टेप पाथवे है, आगे बोलिए।
ठीक, बैठ। चलो, तो ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। तो कभी भी कोई SN1 रिएक्शन बोले तो कैसे बोलना है, समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं ना किसी को? सेम एज कोई SN2 रिएक्शन बोलता है तो उसको कैसे बताना है। देख रहे हो, एक ही रिएक्शन है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक ही रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही हम लोग अब आ गए। एक आ गया SN1 रिएक्शन, एक आ गया SN2 रिएक्शन। नहीं तो SN1 अलग तरीके से कराया गया, SN2 अलग तरीके से कराया गया। नहीं तो ऐसे ही जो हम रिएक्शन पढ़ने आएंगे तो उस समय कहा जाएगा नहीं कि बाबू इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन तरीके से बनाओ। नहीं तो आपके दिमाग में जैसे ही कोई कहे कि SN1 रिएक्शन तरीके से बनाओ तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा पहले हमको इसको कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, हमको कार्बोकेटायन बनाना है, सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। ये आपको दिमाग में आना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें आएंगी क्योंकि कार्बोकेटायन आएगा तो जैसे ही कार्बोकेटायन आएगा तो न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक नहीं करेगा। कार्बोकेटायन पहले अपने को रीअरेंज करेगा, एलएस स्टेबल कार्बोकेटायन रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो अपने आप को पहले रीअरेंज करेगा, बस में है ना, तब उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ध्यान रखना है, तो बहुत सारी बातें आएंगी, तो इसलिए सब लिंक है, आपको सबको ध्यान से रखना पड़ेगा। सेम जब भी कोई कहे कि बाबू इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन से लिखो, तो जैसे ही कोई SN2 रिएक्शन कहने कहता है तो समझिए कि एक स्टेप में करना है, नहीं ध्यान रखना है। तो एक एक बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसी चीज को हम यहाँ सिस्टमेटिक आपको लिख दिए हैं, जो आपको हम बताए, एक आपको हम समझाए, और उसी को फिर लैंग्वेज में कैसे लिखना है उसी को हम सिस्टमेटिक यहाँ लिख दिए हैं। जैसे इट इज ए वन स्टेप पाथवे, सो दिस स्टेप इज RDS। हियर रेट यानी रिएक्शन का रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट का मतलब वही Cl पर, और साथ साथ किस पे? न्यूक्लियोफाइल पर। ध्यान रखना है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, इन RDS नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 2, so the molecularity of this reaction is 2, so this reaction is called as bimolecular reaction। जो पॉइंट अभी बोले वही सब लिख दिया हुआ है और कुछ नहीं है। Since in this reaction a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile, so it is called as nucleophilic substitution after combining this reaction and क्या 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 लिखा हुआ है सब। ठीक है, ये सब आप समझ रहे हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन में भी जो हम कार्बन लेते हैं वो कार्बन कौन सा रहता है? sp3 कार्बन रहता है। दिक्कत है नहीं? तो ये बात आप समझते हैं। चलिए, इट इज ए वन स्टेप पाथवे, सो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, दिस इन्वॉल्व्स ओनली ट्रांजिशन स्टेट। नहीं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में कितने स्टेप हैं? एक स्टेप। ठीक है, तो जो भी वन स्टेप पाथवे रिएक्शन होता है उसमें कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ध्यान रखना है। क्योंकि वन स्टेप पाथवे का ग्राफ कैसा होता है जी? अगर हम यहाँ बनाएं तो याद करो, अगर वन स्टेप पाथवे रिएक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो ये हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और यहां पर बनता है इस स्टेट पे ट्रांजिशन स्टेट, यही होता है, ध्यान रखना है। नहीं, आपका यहां पर क्या हुआ था? इसी रिएक्टेंट के जगह पर कौन कौन था? याद करो, कार्बन लिविंग ग्रुप, और कौन था? न्यूक्लियोफाइल। तो अब एक ही जगह रख दिया गया था, यही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा था तो ये बॉन्ड टूट रहा था। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ होगा? ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटने लगा होगा और कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनने लगा होगा, यही ट्रांजिशन स्टेट है। नहीं, ध्यान रखना है, ये हमारा हो गया ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट है। समझ में कुछ आ रहा है? नहीं, सेम अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो उसमें कुछ ऐसा था, याद करो, हम लोगों का ग्राफ कुछ ऐसे गया था। नहीं, यहां पर क्या था पहले? याद करो, Cl था कि नहीं था? फिर आप हीट दिए तो क्या हुआ? इस स्टेप पे कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू हुआ होगा, C.L ऐसे टूटना शुरू हुआ होगा। यहां पर क्या बन गया होगा? C+ कार्बोकेटायन। यहीं पर आप क्या डाल दिए होंगे? Nu-। अब इनके बीच रिएक्शन हुआ होगा तो यहां पर क्या बना होगा? CNU बना होगा। नहीं, तो ध्यान दीजिए, ये रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये इंटरमीडिएट, और ये वाला प्रोडक्ट। देख लीजिए, अगर किसी स्टेप में किसी को दिक्कत हो तो बोलते चलेंगे। नहीं, कहीं भी अगर कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो आप दिक्कत अपना, या मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो, नहीं तो उसको दबाइएगा मत। क्या यूज जी, बोलिए, कोई क्वेश्चन है दिमाग में? कोई क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आए तो अपना पूछते चलेंगे, इतना में दिक्कत नहीं ना है। तो SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है।
SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट दो गो बनता है, एक गो देख रहे हैं यहाँ पर T.L और यहाँ पर क्या बना होगा T.डॉट न्यूक्लियोफाइल बना होगा। यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर ये डॉट डॉट का मतलब बॉन्ड बन रहा है, नहीं ध्यान रखना है। तो SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट दो गो, इंटरमीडिएट एगो नहीं, और SN2 रिएक्शन में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, दिक्कत है नहीं। SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट था, SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट था वो न्यूक्लियोफाइल की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि RDS में न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है, इसका रिएक्शन का रेट जो है, इसके रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की मात्रा पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वन स्टेप है, उसमें वन स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है नहीं, तो इसलिए रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की मात्रा पर भी, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। तो कभी कभी पूछ देता है नहीं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, नहीं तो डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन पूछेगा तो लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। आदित्य जी बताएंगे डिफरेंस, तो दूगो बताइए तो। कौन वो कौन वो कौन रेट, रेट काहे नहीं तुम बोल रहा है, वो डिपेंड करता है, वो कौन है रिएक्शन का रेट, हाँ बोलो। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बैठी सही है, मैक्सिमम पॉइंट दिमाग में आना चाहिए। चलिए पॉसिबिलिटी नंबर 3, तीसरे पॉसिबिलिटी पे है, लिख रहा है इफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड इज फॉर्म्ड फर्स्ट देन कार्बन लिविंग बॉन्ड इज क्लिप्ड। नहीं, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड बना चुका है, नहीं आप जानबे करते हैं कि लिविंग ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, नहीं इस पर क्या होगा निगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल पर माइनस है, ये है तो अटैक कर सकता है, माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा। लेकिन ये अभी हटने के लिए नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है इफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड इज फॉर्म्ड फर्स्ट, यानी कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन जाए, नहीं और तब कार्बन लिविंग के बीच का बॉन्ड टूटे, यानी ऐसा कुछ हो, ये बॉन्ड बन जाए, नहीं ऐसे, अब क्या हो, अब इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, ऐसा कहा जा रहा है। कार्बन कहीं 5 बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं, और यहां पर हम लोग 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये स्टेप सही है गलत है, गलत है, ये स्टेप गलत है, ध्यान रखना, ये बात गलत नहीं है, नहीं ये बात गलत नहीं है, ऐसा हम लोग करेंगे, ध्यान रखना है, लेकिन ये sp3 कार्बन पर करना गलत है, नहीं ये sp2 कार्बन पे अलाउ होगा, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग SN1 रिएक्शन पढ़ रहे थे और SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें जो कार्बन हम ले रहे थे जो लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, वो हमारा कौन था sp3 कार्बन था। लेकिन यहां पर आप sp3 कार्बन अगर लेते हो, अगर ये sp3, ये आपका कौन सा कार्बन है sp3 कार्बन, तो अगर sp3 कार्बन लेते हैं तो sp3 कार्बन पर ये लिखना क्या है, गलत है, नहीं यानी दिस पाथवे इज नॉट अलाउड ऑन sp3 कार्बन। ऐसा काम होगा कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनेगा पहले, तब कार्बन लिविंग ग्रुप हटेगा, नहीं ये होगा, लेकिन हम लोग क्या ध्यान रखना है, ये किस पे होगा sp2 कार्बन पर, sp3 कार्बन पर नहीं होगा, ध्यान रखना है। दिस पाथवे इज नॉट अलाउड ऑन sp3 कार्बन, दिस पाथवे इज नॉट अलाउड ऑन sp3 कार्बन, sp3 कार्बन पर ये अलाउड नहीं होगा, हमें दिक्कत है किसी को, चलो
ये बोल रहा है कि दिस पाथवे इज पॉसिबल ऑन sp2 कार्बन। पहला लाइन तो वही लिखा हुआ जो अभी हम लिखे कि sp3 कार्बन पर ये पाथवे अलाउड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाया ये था तो होता नहीं है। तो ये आपका जो पाथवे हो किस पे होगा, sp2 कार्बन पर होगा, ध्यान रखना है। फिर लिखा हुआ है इट इज ए कॉमन पाथवे इन केस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। नहीं, एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके केस में ये कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे का मतलब कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके केस में जो कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। जैसे एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब ईस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन, एमाइड, नहीं जो एसिड से बने हैं। नहीं, अल्डिहाइड कीटोन थोड़ा नहीं बोले, ज़्यादा बेहतर होता है। एसिड डेरिवेटिव्स में 4 एक आता है, नहीं, क्योंकि हमें आपको याद कराए थे प्रायोरिटी टेबल, तो उस समय कहे थे कि शुरू में 2 एसिड, नहीं, फिर एसिड के 4 बच्चे, नहीं, तो एसिड के 4 बच्चे में बताए थे हम लोग ईस्टर, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, एसिड हेलाइड, इतना ही ना बताए थे। नहीं, तो वही 4 अल्डिहाइड कीटोन नहीं होता है, मुंह से निकल गया गलती से। अब बोलना पड़ रहा है भाई कि रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं काम घबरा जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं रिकॉर्ड होता है तो हाँ बोल दिए तो बोल दिए, गया तो गया, नहीं, लेकिन अभी ध्यान देके चलिए। मतलब रिकॉर्ड होने से आप लोगों को फायदा है, ये फायदा है कि बाई चांस क्लास छूट गया तो वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोज का वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को शेयर कर दे रहे हैं। मान लीजिए क्लास में कोनो बात एक बार और सुने होते ना, नहीं बात याद आ रहा है कहीं कौन सी बोले थे, नहीं, इसलिए रिकॉर्ड करके डाल दिया जा रहा है कि चलो भाई अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रहा तो अपन दोबारा भी सुन लिया। क्या ईशान जी, दिक्कत है? तबियत ठीक है ना आपका? है ठीक लग नहीं रहा है। चलिए, एसिड डेरिवेटिव्स, तो एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब आप समझते हैं। वैसे सबस्टांस जो एसिड से ही बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। ये है, ये एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर और एमाइड। नहीं, ये आपका है एसिड हैलाइड, ये आपका एनहाइड्राइड, ये आपका ईस्टर और ये आपका एमाइड। बोलो दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं, ठीक। अब ये कॉमन पाथवे है, ये बोल रहा है एसिड डेरिवेटिव्स के लिए, तो चेक कर लो कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिए। नहीं, यहां पर जो कार्बन है कितना है जी, sp2, कार्बन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, ऐसा लिखे तो दिक्कत है, ठीक। अब हम यहां पर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लाना चाहते हैं, कोई भी ले लो, OH माइनस, ये क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अब ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर करेगा। तो इस कार्बन पे अटैक करे तो कार्बन देख लो 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये Cl हमारा हट रहा है, Cl हट गया। नहीं, तो इसी को हम क्या मान रहे हैं, लिविंग ग्रुप। ये हट गया, ये इस पे अटैक किया, नहीं, ये थोड़ा सा हम लोग उसको ऐसे नहीं करके ऐसे दिखा दे, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो जैसे ही ये OH में अटैक किया, नहीं, तो सबसे पहले ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड सिग्मा, यहाँ कौन सा बॉन्ड सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड पाई होगा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में वीक कौन होता है, पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटता है, यानी जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट के इधर की तरफ आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से समझो, CH3 C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, यहां पर Cl और यहां पर OH। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं, अब ये जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था वो कार्बन से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, जुड़ गया। क्या लिविंग ग्रुप हट गया है, नहीं, इसी Cl को हम कह रहे हैं लिविंग ग्रुप। ये Cl जो है ये आपका है लिविंग ग्रुप, तो आपका लिविंग ग्रुप जो है वो तो हटा नहीं है, ये हट गया है, नहीं हटा है, नहीं। अब ये O माइनस अपने पे माइनस चार्ज को रखेगा नहीं, ये फ्लो कराएगा, फिर से डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर दो, जैसे ही O माइनस यहाँ के डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा अब ये लिविंग ग्रुप हटेगा, नहीं, यानी आपका अगला प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन गया OH और प्लस में आपका Cl माइनस बाहर निकल गया। समझ में आया? तो अभी जो स्टेप हम लोग बोल रहे थे उसमें क्या हम बोल रहे थे कि आपका
पहले कार्बन और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनेगा, बन गया, उसके बाद आपका लिविंग ग्रुप हटेगा नहीं। तो ये तीसरा तरीका था। तो फर्स्ट तरीका sp3 कार्बन पे लागू है, सेकेंड तरीका भी sp3 कार्बन पे लागू है नहीं, लेकिन जो थर्ड तरीका है ये sp2 कार्बन पे ही अलाउ है, ये sp3 कार्बन पे अलाउड नहीं है। इतना बात में दिक्कत है किसी को? ठीक है, छोड़ दे, नहीं लेट हो जा रहा है, चलिए।